असिस्टेंट ऑडिट अफसर का एग्ज़ाम डेट भी आ गया और एडमिट कार्ड भी आ गया दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा आज भी अंतिम समय में बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। प्रैक्टिस सेट 18वां, ठीक है। 17 प्रैक्टिस सेट पहले कराए जा चुके हैं। जो अभी भी नहीं देखे हैं देख लीजिए, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखें, ज़्यादा देर न लगाएं। अंत समय में 4-5 दिन बचे हुए हैं। 20 तारीख को एग्ज़ाम होना है और एडमिट कार्ड उम्मीद है सब लोग निकाल लिए होंगे। मैंने सुबह ही दिखाया था एडमिट कार्ड निकल रहा है, ठीक है। तो आइए देखें, अच्छे सवाल हैं। ऐसे ही सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लाइक करने का मन हो, सवाल अच्छे लग जाएं, कुछ आपको यहाँ से जानकारी मिल जाए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने का मन नहीं है आपके मुताबिक, अगर मेरा चैनल नहीं है तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। आइए देखें सवाल, लेकिन सवालों को आप जानिए ताकि आपका एग्ज़ाम में कुछ न कुछ जो है फ़ायदा मिल सके। कपास का बना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? कपास का बना हुआ कपड़ा। कपास अधिकतर जो है सिंध प्रदेश में कपास की खेती होती थी और कपास का बना हुआ कपड़ा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कालीबंगा से जूते हुए खेत के निशान बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो उसे भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऋग्वेद काल को कृत युग कहा गया है? ऋग्वेद काल को कृत युग, पुराणों में जिसे कृत युग कहा गया है वही वास्तव में ऋग्वेद काल है। ऋग्वेद काल कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। और इस काल में आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुराणों में कहा गया है, ठीक है। अच्छे अच्छे सवाल हैं और सारे इस तरह के सवाल में ज़्यादा बच्चे फंस कर रह जाते हैं। महाभारत के अनुसार पुरु के पिता ययाति का राज किस नदी के तट पर था? पुरु के पिता ययाति का राज, पुरु का नाम सुने होंगे, कश्मीर। तो महाभारत के अनुसार पुरु के पिता ययाति का राज जो है सरस्वती नदी पर था और इसमें सरस्वती नदी दिया नहीं है, ठीक है। तो इसके अनुसार आंसर आपका ई जाएगा। सरस्वती जरूर ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी। उम्मीद है आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे सवाल है ये। ई ऑप्शन आते ही आपका जो है धड़कन तेज हो जाता है सब बच्चों का। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य नंद वंश काल से संबंध सही है? सही पूछ रहा है, कौन सा है इसमें से? महापद्म ने शिशु नाग वंश का अंत किया था, ये सही है, ठीक है। कटियस के अनुसार महापद्म नाई का पुत्र था, ये भी सही है। कालाशोक तथा काकवर का वध महापद्म ने किया था, ये भी सही है। इसमें तीनों जो है सही दिया हुआ। इसके अनुसार आंसर आपका ई चला जाएगा। देखिए इसमें ए भी 1 2 3 कहीं नहीं दिया है, तो ई ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। तो इस बातों को ध्यान जरूर रखिएगा और सवाल यहाँ से बनते रहता है। महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक शिशुनाग वंश के हत्या करने के बाद ही हुए थे। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल के किस वर्ष में हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में। तो ये शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक वैशाली का परित्याग कर पटना को मगध राज की राजधानी भी बनाया और उसी के शासनकाल में 10वें वर्ष में द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, कौन से वर्ष में? तो 10वें वर्ष में, ठीक है। सवाल बहुत ही अच्छे हैं और नए तरह के सवाल हैं जो आपको देखने को नहीं मिले होंगे, लेकिन सवाल यही से जो है कंफ्यूज कर देते हैं एग्ज़ामों में, ठीक है। देखिए पूरा वीडियो और समझिए, ये अलग कोई कोर्स का नहीं है सवाल, ठीक है ना। किसके मृत्यु के उपरांत हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा? तो किसके मृत्यु के बाद? तो राजवर्धन की मृत्यु के बाद 600 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन जो है थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, राजवर्धन के बाद कौन बना था? हर्षवर्धन, मात्र 16 वर्ष की आयु में। पुरु के ऊपर सिकंदर की विजय उपलक्ष्य में क्या निकाला गया? पुरु का नाम अभी ऊपर ही मैंने बताया। कौन विजय प्राप्त किया था? सिकंदर।
और सिकंदर और पुरु की लड़ाई भी हुई थी, तो कौन सा उसका युद्ध बोला जाता है? अगर आप जानते हैं ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके आपकी तैयारी कितनी है। तो यहाँ पे सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और एक तरफ जो है सिकंदर का चेहरा और दूसरे तरफ भागते हुए पुरु का चित्र बनाया गया था उस सिक्के के दोनों पहलू में, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के किनारे किस नामक स्थान पर तप किया था? कहाँ पर तप किया था? तो 6 वर्ष तक तप किए थे, सबको पता है, और उसके बाद ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। बोधगया में तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, लेकिन किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे, ये भी ध्यान रखिएगा। और किस स्थान पर? तो उरुवेला, वो स्थान का नाम है उरुवेला, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उरुवेला में वो 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं, उसके बाद वहाँ से बोधगया जाते हैं और वहीं पे उनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती, ठीक है। और पहला उपदेश कहाँ देते हैं? सारनाथ में, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आपको दिखेगा। शिव की पूजा का उल्लेख मेगस्थनीज ने किस नाम से किया है? शिव की पूजा का उल्लेख मेगस्थनीज ने डायोनिसस, नाम ध्यान रख लीजिएगा, सवाल अगर आ जाए एग्जाम में तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। साहित्य में शालिवाहन शब्द का प्रयोग किस वंश के लिए हुआ? शालिवाहन शब्द का प्रयोग किस वंश के लिए हुआ है? आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था, जिसका शासन क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक था। पुराणों में इन्हें आंध्र भृत्य कहा गया है तथा अभिलेखों में सातवाहन, ठीक है। और साहित्य में इस यदा कदा साहित्य में इस वंश के लिए शालिवाहन शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो इन तीनों का नाम ध्यान रखिएगा, सातवाहन का आंध्र भृत्य भी कहा गया है और शालिवाहन भी कहा गया है, ठीक है। तो साहित्य में किसको कहा गया है? यदा कदा साहित्य में इस वंश को शालिवाहक, किस वंश को कहा गया? तो सातवाहन वंश। और यहाँ दिया नहीं है सातवाहन, तो क्या आंसर होगा आपका? ई जाएगा, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, अगर आपको कुछ न कुछ जानकारी यहाँ से मिल रही हो। फाहियान स्वदेश कब लौटा? कब लौटा जानने से पहले ये जानना होगा कि फाहियान जो है भारत में कब आया था, ठीक है। तो फाहियान चीन, मध्य एशिया, पेशावर से 399 ईस्वी में भारत आया। वह ताम्र लिपि से श्रीलंका तथा पूर्व द्वीपों से होते हुए समुद्री मार्ग से 15 वर्ष तक लगभग रहा था फाहियान, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 15 जोड़ लीजिएगा तो 414 ईस्वी में स्वदेश लौटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 15 वर्ष तक लगभग रहा था। ये भी सवाल पूछता है कितने वर्ष तक रहा था। कुमारगुप्त के किस स्रोत से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ के बाद सिक्के छापने का बड़ा उस समय प्रचलन था, ठीक है। तो कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है, तो ये भी अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, ध्यान जरूर रखिएगा। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र ने सुदर्शन झील के किनारे किस मंदिर का निर्माण करवाया था? जूनागढ़ अभिलेख के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने ह्यूनों का आक्रमण किया था सुदर्शन झील में, किसका? तो ये विष्णु मंदिर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी जूनागढ़ अभिलेख के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत बार पूछा है एग्जाम में। आइए देखिए उसके अगले सवाल में ही है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। जूनागढ़ अभिलेख में ह्यूनों को मलेच्छ कहा गया है, ये सही है। सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन अभिलेख से मिलता है, ठीक है। तो एरन अभिलेख में सती प्रथा का पहला अभिलेख प्रमाण मिला है, ये भी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा गया है। कुमारगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त ही नाम आता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, तो ये तो आपको ध्यान होगा ही, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है, तो ये भी सही है। स्कंदगुप्त के पिता कुमारगुप्त की मृत्यु के समय उत्तर पश्चिम प्रांत में ह्यूनों के आक्रमण हुए एवं ह्यूनों को पराजित कर स्कंदगुप्त ने
शक्रादित्य की उपाधि धारण की। तो ये भी ध्यान है, स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की, तो ये भी सही है। यानी कि चारों सही है। यहाँ असत्य पूछ रहा है तो कोई असत्य नहीं है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इनमें से किसे कश्मीर का नीरो कहा गया है? कश्मीर का नीरो जो है हर्ष को कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इजी सा सवाल है। और कश्मीर का अकबर, ये भी ध्यान रखिएगा, कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर किसको कहा गया है? जैन उल अबिदीन अकबर, ये भी नोट कर लीजिएगा, जैन उल अबिदीन को कहा गया। तो अच्छे सवाल हैं ये भी। भारत में ईसाई धर्म का सर्वप्रथम प्रचार किसने किया? ईसाई धर्म का सर्वप्रथम प्रचार थॉमस ने किया था। और इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे से पूरा डिटेल मिल जाएगा। रेखा गणित संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रेखा गणित संबंधी का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था बोधायन ने। ठीक है, नहीं जानते हैं नोट जरूर कीजिएगा दोस्तों, अच्छे सवाल हैं। लास्ट में आपको इस तरह के सवाल अगर एग्जाम में दिख जाए, कालाशोक किस वंश के शासक थे? कालाशोक का परी बताया अपने 10वें साल में द्वितीय बौद्ध संगीति कराए थे वैशाली में, और उन्होंने ही वैशाली से पाटलिपुत्रा राजधानी भी कराया था। तो किस वंश के थे? तो इजी हो जाना चाहिए, अब तो इजी सवाल हैं ये। ठीक है, तो ये बी शिशु नाग वंश के थे। ठीक है, इनकी हत्या करने के बाद महापद्मनंद आते हैं, नंद वंश का स्थापना होता है। ऐहोल अभिलेख किसकी रचना है? ऐहोल अभिलेख जो है रवि कीर्ति की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। 611 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय गद्दी पर बैठा। हर्ष पर विजय के बाद उसने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख से हर्ष पर विजय के संदर्भ में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये कौन थे? उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति, और उन्हीं की रचना है ऐहोल अभिलेख। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, आइए देखिए अगला सवाल। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी अच्छा सवाल है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, उम्मीद है इसको भी आप नोट करेंगे और अच्छी तरह से नोट करेंगे। जो कि कहाँ है? झांसी के पास, नाम सुने होंगे, उत्तर प्रदेश झांसी में। जैन धर्म से क्या अर्थ निकलता है? जैन धर्म जानने वाला, हारने वाला, या जीतने वाला, या सोचने वाला? तो जैन धर्म से अर्थ निकलता है जीतने वाला। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध सभा की कार्यवाही को किस भाषा में संचालित किया गया था? तीनों बौद्ध सभा को किस भाषा में संचालित किया गया था? तो पाली भाषा में। और चौथी बौद्ध संगीति को संस्कृत भाषा में संचालित किया गया था। ठीक है, और उस पर शास्त्र बना था, विसावा शास्त्र की रचना भी हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पाली भाषा को छोड़कर संस्कृत भाषा की संचालित किया गया था। मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? मौर्यों का राजकीय मुद्रा पन, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अजातशत्रु ने किसकी स्थापना से वज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया था? किसकी स्थापना से? तो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार की सहायता से। तो वत्सकार कहाँ है इसमें ध्यान रखिएगा। वत्सकार की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उसकी शक्ति को कमज़ोर कर दिया था। ठीक है, आगे देखें सवाल, सारे सवाल अच्छे हैं। ताम्रप्रसान बस्ती इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित थी? ताम्रप्रसान बस्ती इनाम गांव जो है भारत के किस राज्य में स्थित थी? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में से ये किस गांव में स्थित थी? तो इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में घोड़ नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, घोड़ नदी कहाँ था? महाराष्ट्र में। 30 सवाल लिए गए हैं आज भी। मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को लोगों ने किस ईसा पूर्व में उपजाना आरंभ किया था? सबसे पहले जौ की खेती हुई थी, सब लोगों को पता है। और मेहरगढ़ का नाम भी ज़रूर ध्यान रखिएगा।
क्योंकि सबसे पहले गेहूँ और जौ वहीं उगाया गया था। तो कब उगाया गया था, किस ईसा पूर्व में? तो ये उगाया गया था लगभग 6000 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। किस वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है? किस वेद में आर्य के निवास स्थल को सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस वेद में किया गया है? तो ये किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है। आर्यों का निवास स्थल को क्या कहा जाता है? गंडक नदी के लिए वैदिक साहित्यों में किस नाम की चर्चा हो? गंडक नदी तो ये सदा नीरा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ध्यान जरूर रखिएगा, नहीं जानते हैं तो। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? ये भी इजी सवाल है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में। और 80 वर्ष की आयु में यानी कि 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये 80 वर्ष आप नहीं भूलिएगा। ठीक है, वजी संघ की राजधानी कहाँ थी? 16 महाजनपद में 3 महाजनपद लगभग बिहार के से। मगध की राजधानी उसमें राजगिरी, वजी संघ की राजधानी वैशाली, और तीसरा था अंग की राजधानी चंपा। ठीक है, तो इन तीनों का ध्यान रखिएगा, तीनों पर सवाल बनते रहता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको सवाल आज के अच्छे लगे होंगे। सारे लगभग प्राचीन भारत के सवाल थे और अच्छे सवाल इसमें ही बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल अच्छे लगे, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बाकी ये देखिए पीडीएफ के लिए पूरा दिया हुआ है विस्तार से। जिनको लेना है, देखना है, आप पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आराम से यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।